थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप एक फिजिसिस्ट हैं और 19वीं सदी अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। आपको इस बात का पूरा यकीन है कि आपके पास कायनात के किसी भी फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए कोई ना कोई इक्वेशन तो है ही। प्रोजेक्टाइल्स की ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। थर्मोडायनामिक्स के लॉज के जरिए आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और ट्रेन्स चलती हैं, और क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बदौलत इलेक्ट्रिसिटी लाइंस बनने का आगाज हो चुका है, जो एक दिन हर घर तक रोशनी लेकर आएंगी। वक्त के एक मशहूर साइंसदान एल्बर्ट ए मिकलसन के बकौल, फिजिकल साइंस की मुस्तकबिल की सच्चाइयों को अशारिये के बाद छठे हिस्से में तलाश किया जाएगा। इससे जाहिर होता है कि कई साइंसदानों के नज़दीक ये फिजिक्स की मगरिब है। नई डिस्कवरीज का सूरज गुरूब हो रहा है क्योंकि हमने कायनात को समझ लिया। फिर अचानक से एक दिन आपके घर के दरवाजे पर मैं दस्तक देता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ़िज़िकल बॉडीज़ में से उनके टेम्परेचर की वजह से कितनी और किस किस्म की एनर्जी निकलनी चाहिए। ज़रूर, आप मुझे कहते हैं, बल्कि आइए इस फार्मूला को साथ मिलकर डिराइव करते हैं। हम हमेशा की तरह एक बहुत आइडियल केस कंसिडर करते हैं। इमेजिन करें कि हमारे पास एक ऐसी फिजिकल बॉडी है जो अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम थर्मल रेडिएशन को मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर उस एब्जॉर्ब की हुई रेडिएशन को मुकम्मल तौर पर एमिट मतलब खारिज कर देती है। ये आम दुनिया में पाए जाने वाली चीज़ों से मुख्तलिफ है, क्योंकि आम तौर पर फिजिकल बॉडीज़ अपने ऊपर पड़ने वाली रेडिएशन का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब करती हैं, कुछ अपने अंदर से गुजरने देती हैं और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। ऐसी बॉडीज़ को फिज़िक्स में ब्लैक बॉडीज़ कहा जाता है, लेकिन ये नाम थोड़ा गलत है क्योंकि हमारा सूरज और तमाम सितारे तकरीबन आइडियल ब्लैक बॉडीज़ की तरह ही बिहेव करते हैं। मगर फिज़िक्स में ऐसे परफेक्ट एब्जॉर्बर्स का यही नाम पड़ गया है, तो हम इन्हें अब से ब्लैक बॉडीज़ ही बुलाएंगे। हम दरअसल एक ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब ये स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है, ये समझने के लिए पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो थर्मल रेडिएशन हमारी ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब और एमिट कर रही है, ये आखिर है क्या। रेडिएशन दरअसल एक वेव है, मतलब लहर। इस लहर के ज़रिए एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक रस्सी को हिलाने के नतीजे में पैदा होने वाली लहर एनर्जी को रस्सी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाती है। जिस तरह इस एग्जाम्पल के केस में रस्सी लहरा रही है, रेडिएशन के केस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स लहराती हैं। लहर के सबसे ऊंचे हिस्से को क्रेस्ट और सबसे नीचे हिस्से को ट्रफ बुलाते हैं। और लहर की 3 प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसकी वेवलेंथ, मतलब 2 क्रेस्ट्स या 2 ट्रफ्स के दरमियान फासला, जिसे हम ग्रीक लेटर लैम्डा से डिनोट करते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब जो चीज़ लहरा रही है कितना फ्रीक्वेंटली या कितनी तेज़ी से लहरा रही है, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। और उसकी स्पीड, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए C से डिनोट करते हैं। एक वेव की ये 3 प्रॉपर्टीज़ इस मशहूर इक्वेशन के ज़रिए एक दूसरे से रिलेट की जा सकती हैं। वेव्स की एक अहम प्रॉपर्टी ये है कि वो एक दूसरे पर सुपरपोज करती हैं, यानी जब 2 वेव्स एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो वो कंबाइन होकर एक सुपरपोज्ड वेव बनाती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर एक वेव का क्रेस्ट एक और वेव की ट्रफ पर आ जाए और इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी बराबर हो, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। इस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इसी तरह अगर 2 क्रेस्ट और 2 ट्रफ अलाइन कर जाएं, तो वेव्स एक दूसरे को रीइंफोर्स करती, मतलब बढ़ा देती हैं। इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। लेकिन ये 2 एक्सट्रीम स्टेट्स हैं, और इन एक्सट्रीम सुपरपोजिशन स्टेट्स के दरमियान और बहुत से स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इंसानों ने रेडिएशन को उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की बेसिस पर कई अक़साम में डिवाइड कर रखा है। मिसाल के तौर पर, हमें जो रोशनी नज़र आती है वो भी रेडिएशन ही है और उसे विजिबल लाइट बोलते हैं।
ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर्स और 700 नैनोमीटर्स के दरमियान होती है। लेकिन इससे ज़्यादा और इससे थोड़ी वेवलेंथ वाली रेडिएशन भी एग्जिस्ट करती है और हमने इसे भी नाम दे रखे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इस पूरे मैप को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब एक ब्लैक बॉडी हर वेवलेंथ की रेडिएशन बराबर मिकदार में खारिज नहीं करती, यानी कुछ वेवलेंथ्स की रेडिएशन थोड़ी मिकदार में निकलती है और दूसरी वेवलेंथ्स की रेडिएशन ज़्यादा मिकदार में। तो जब हमने ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम ढूंढने की बात की तो हमारा मतलब एग्जैक्टली यही था कि जब एक ब्लैक बॉडी एक ख़ास टेम्परेचर पर हो तो उस टेम्परेचर पर कौन सी वेवलेंथ वाली रेडिएशन कितनी मिकदार में निकलेगी। लेकिन जो इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये तो बस मैंने कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक रफ सा मॉडल बनाया है। असल में हमें हर मुमकिन वेवलेंथ की मिकदार चाहिए, मतलब हमें ऐसे लामहदूद डब्बे चाहिए। यहाँ आपको पिछले एपिसोड से फंक्शन का कॉन्सेप्ट याद करना होगा। मतलब अगर हमें एक टेम्परेचर दे दिया जाए तो हमें उस टेम्परेचर के लिए एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसमें अगर हम कोई भी वेवलेंथ डालें तो वो फंक्शन आउटपुट के तौर पर हमें वो मिकदार बता दे जिसमें वो रेडिएशन ब्लैक बॉडी से निकलती है। और जैसे कि हम पहले भी फंक्शंस के लिए करते आए हैं, आखिर में हम इस फंक्शन को विजुअलाइज करने के लिए इसका ग्राफ बनाएंगे। हमें जो फंक्शन चाहिए उसे फिजिक्स में बॉडी की स्पेक्ट्रल रेडियंस बुलाया जाता है और हम इसे आर ऑफ लैम्डा से डिनोट करेंगे। स्पेक्ट्रल रेडियंस फिजिकली हमें क्या बताती है ये जानने के लिए हम इसके यूनिट्स देखते हैं। स्पेक्ट्रल रेडियंस को जूल्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर्ड पर स्टेरेडियन पर मीटर में मेजर किया जाता है। यूनिट्स को देखकर मत घबराएं, हम अभी एक एक करके इस लाइन के हर हिस्से को समझेंगे। यहाँ हम पर मीटर स्क्वायर्ड और पर मीटर को मिलाकर मीटर क्यूब लिख सकते थे, लेकिन मैंने जानकर ऐसा नहीं किया क्योंकि फिजिकली ये दो डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी एक्सप्लेनेशन के लिए इन्हें अलग रखना ज़रूरी है। इन यूनिट्स को समझने के लिए हम एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं जिसमें एक फिजिकल बॉडी रेडिएशन एमिट कर रही है। सिचुएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस बॉडी की सिर्फ एक सरफेस कंसिडर करते हैं जिसके सामने हमने एक डिटेक्टर रख दिया है। इस सरफेस को हम अब से सोर्स बुलाएंगे और हम इसी सरफेस की स्पेक्ट्रल रेडियंस की बात करेंगे। यहाँ जूल्स सिंपली तवानाई मतलब एनर्जी के यूनिट्स हैं। पर सेकेंड वाला पार्ट हमें यह बताता है कि अगर हमारे सोर्स में से एक ख़ास अमाउंट की एनर्जी निकल रही है तो अगर उतनी ही एनर्जी थोड़े टाइम में निकलने लगे तो हम कहेंगे कि हमारे सोर्स की स्पेक्ट्रल रेडियंस बढ़ चुकी है। पर मीटर स्क्वायर्ड वाला पार्ट हमें यह बताता है कि अगर हम अपने सोर्स के सरफेस एरिया को थोड़ा कर दें और उसमें से उतनी ही एनर्जी निकलती रहे जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया से निकल रही थी, तब भी हमारे सोर्स की स्पेक्ट्रल रेडियंस बढ़ जाएगी। यानी स्पेक्ट्रल रेडियंस एनर्जी पर सेकेंड के साथ साथ एनर्जी पर यूनिट एरिया भी मेजर करती है। पर स्टेरेडियंस वाला पार्ट उस 3D एंगल को देखता है जो हमारा डिटेक्टर सोर्स के साथ बना रहा है। अब 3D एंगल की मुकम्मल डिस्क्रिप्शन इस वीडियो को ज़रूरत से ज़्यादा लंबा कर देगी, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, लेकिन इसका मेन आइडिया इस एनिमेशन से क्लियर हो जाएगा। अगर एक ज़्यादा 3D एंगल घेरने वाले डिटेक्टर में उतनी ही रेडिएशन डिटेक्ट होती है जितनी पुराने डिटेक्टर में हो रही थी, तो उस केस में हमारी स्पेक्ट्रल रेडियंस थोड़ी हो जाएगी। यानी स्पेक्ट्रल रेडियंस एनर्जी पर एंगुलर स्प्रेड भी मेजर करती है। और आखिर में आ गया हमारा दूसरा पर मीटर वाला पार्ट। ये वाला पार्ट बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ भी है और इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि इस पार्ट का कैलकुलस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। दरअसल जब भी हम स्पेक्ट्रल रेडियंस से एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, हमें स्पेसिफाई करना होता है कि हम किस वेवलेंथ रेंज की रेडिएशन से आने वाली एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर हर वेवलेंथ की स्पेक्ट्रल रेडियंस बराबर होती, मतलब हमारा स्पेक्ट्रल रेडियंस फंक्शन एक कांस्टेंट होता, तो हम इस तरह से उसे अपनी वेवलेंथ की रेंज से मल्टीप्लाई कर सकते थे। यहाँ लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिन हमारी वेवलेंथ रेंज की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हैं। अब अगर हम इस क्वांटिटी को विजुअलाइज करना चाहें तो ये हमारे फंक्शन के नीचे एक रेक्टेंगुलर एरिया जैसी दिखेगी, जिसकी लेफ़्ट और राइट बाउंड्रीज लैम्डा मिन और लैम्डा मैक्स पर होंगी।
और जैसे जैसे हम अपनी वेवलेंथ रेंज की बाउंड्रीज चेंज करेंगे वैसे ही ये एरिया भी चेंज होता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रल रेडियंस का आखिरी पर मीटर इसलिए आता है क्योंकि ये एनर्जी पर यूनिट वेवलेंथ भी कंसिडर करती है। तो अब पिछली एनालॉजीज की तरह अगर हम अब तसव्वुर करें कि पहले हमारा डिटेक्टर सिर्फ ब्लू लाइट डिटेक्ट कर सकता था और अब हमने ऐसा डिटेक्टर रख दिया है जो विजिबल लाइट की हर वेवलेंथ डिटेक्ट कर सकता है, तो हमारा डिटेक्टर ज़्यादा एनर्जी कैलकुलेट करेगा। यानी स्पेक्ट्रल रेडियंस एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया पर एंगुलर स्प्रेड पर यूनिट वेवलेंथ कैलकुलेट करती है। अगर आप ये वीडियो अटेंटिवली देख रहे हैं तो आपके जहन में एक सवाल आया होगा। हमारे केस में तो ज़रूरी नहीं कि स्पेक्ट्रल रेडियंस का फंक्शन कांस्टेंट हो, ये किसी भी शेप का हो सकता है क्योंकि हर वेवलेंथ की स्पेक्ट्रल रेडियंस वैल्यू बराबर नहीं होती। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे? बाय द वे, यहाँ मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए स्पेक्ट्रल रेडियंस फंक्शन की खुद से कोई शेप अज्यूम कर ली है। याद रखें कि हमने इस वीडियो में अपनी ब्लैक बॉडी के लिए इसी फंक्शन की शेप ढूंढनी है। फर्ज करें कि हमें चेक करना है कि हमारा सोर्स विजिबल लाइट की रेंज में कितनी एनर्जी पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर्ड पर स्टेरेडियन रिलीज करता है। अब क्योंकि हर वेवलेंथ के लिए स्पेक्ट्रल रेडियंस की वैल्यू चेंज हो जाती है, यहाँ पहले की तरह वेवलेंथ रेंज से मल्टीप्लाई करके काम नहीं चलेगा क्योंकि ग्राफ के नीचे का एरिया रेक्टेंगुलर नहीं है। एक तरीका ये हो सकता है कि इस इंटरवल पर एक बड़ा रेक्टेंगल कंसिडर करने के बजाय हम इस बड़े इंटरवल को छोटे छोटे इंटरवल्स में तोड़ दें और हर इंटरवल पर बनने वाले रेक्टेंगल के एरिया को जमा कर दें, कुछ इस तरह से। मगर गौर करें कि अगर हम इन इंटरवल्स को छोटा करते भी जाएं तब भी इन इंटरवल्स के दौरान फंक्शन की वैल्यू तब्दील ज़रूर होती है। हाँ, लेकिन इस वैल्यू में एरर कम ज़रूर हो रहा है। तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमें अपना रिज़ल्ट तब मिलेगा जब ये इंटरवल्स इन्फिनिटली छोटे हो जाएं और इनकी तादाद इन्फिनिट हो जाए। ऐसे इन्फिनिटली छोटे रेक्टेंगल्स के इन्फिनिट सम को कैलकुलस की ज़ुबान में इंटीग्रल बुलाते हैं और इसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। लिहाजा अगर हमें अपने स्पेक्ट्रल रेडियंस फंक्शन से किसी वेवलेंथ रेंज में निकलने वाली एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हमें उस वेवलेंथ रेंज पर अपने फंक्शन का इंटीग्रल लेना होगा। आम अल्फाज में हमें उस रेंज में फंक्शन के कर्व के नीचे मौजूद एरिया कैलकुलेट करना होगा। उम्मीद है कि अब आपके जहन में स्पेक्ट्रल रेडियंस की कुछ इंट्यूशन बन गई होगी। तो आएँ अब एक ब्लैक बॉडी बनाते हैं। याद करें कि हमने बात की थी कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रेडिएशन अब्जॉर्ब करती है। अगरचे इस किस्म की आइडियल ब्लैक बॉडी बनाना नामुमकिन है, हम एक तरीके से एक तकरीबन परफेक्ट ब्लैक बॉडी बना सकते हैं। हम सबसे पहले एक डब्बा लेते हैं और उसे अंदर से खोखला कर देते हैं, कुछ इस तरह से, और फिर उस डब्बे की दीवार में हम एक बहुत बारीक सा होल कर देते हैं। मैंने यहाँ विजुअलाइज करने के लिए ज़्यादा बड़ा होल बनाया है, आप इमेजिन करें कि ये बहुत बारीक है। ऐसा करने का मकसद बहुत सिंपल है। अगर ये डब्बा खुद पर पड़ने वाली सारी रेडिएशन को मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब नहीं भी करता, मतलब थोड़ा बहुत हिस्सा रिफ्लेक्ट भी कर देता है, तब भी हर कोलिजन पर यह रेडिएशन का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब करेगा। इस तरह इस पर पड़ने वाली तकरीबन सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो थियोरेटिकली इस डब्बे में जो होल है उसमें से निकलने वाली रेडिएशन का स्पेक्ट्रम भी एक ब्लैक बॉडी जैसा होना चाहिए। हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि हमारा ये डब्बा एनवायरनमेंट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी इसका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के बराबर हो गया है और तब्दील नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन में इस ब्लैक बॉडी की दीवारों में से निकलने वाली रेडिएशन उन दीवारों पर पड़ने वाली रेडिएशन के बराबर हो जाएगी। जैसे कि हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, इसके नतीजे में कैविटी में एक ख़ास किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाकी रह जाएंगी जिन्हें स्टैंडिंग वेव्स बुलाते हैं। इन ख़ास वेवलेंथ की स्टैंडिंग वेव्स को मोड्स भी कहते हैं। अब ये अज्यूम किया जा सकता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम के वक्त हमारी कैविटी के अंदर मौजूद एनर्जी उसमें से निकलने वाली एनर्जी के साथ रिलेटेड होगी। ये अजम्पशन सही है और ये दोनों क्वांटिटीज़ इस इक्वेशन के ज़रिए एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ये दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, जो कि सरप्राइजिंग बात नहीं, क्योंकि अगर कैविटी में मौजूद एनर्जी बढ़ाई जाए तो उसमें से निकलने वाली एनर्जी भी बढ़ जाएगी। यहाँ U ऑफ लैम्डा कैविटी में मौजूद एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती है। फिजिक्स में हमारा कई किस्म की डेंसिटीज से पाला पड़ता है।
अगर किसी क्वांटिटी के साथ डेंसिटी का लफ्ज़ लगा दिया जाए तो यूजुअली इसका मतलब होता है कि हम उस क्वांटिटी को पर यूनिट वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं। अगर सिर्फ डेंसिटी का लफ्ज़ बोला जाए तो यूजुअली इसका मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, जिससे शायद आप वाकिफ़ हों। चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और हमारे केस में एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी को विजुअलाइज करने का तरीका ये है कि आप इमेजिन करें कि थर्मल इक्विलिब्रियम के दौरान स्टैंडिंग वेव्स की मौजूदगी की वजह से कैविटी के अंदर एनर्जी फैली हुई है। तो अगर कोई कहता है कि कैविटी में एनर्जी डेंसिटी 3 जूल्स पर मीटर क्यूब्ड है, तो इसका मतलब है कि अगर हम 1 मीटर क्यूब का गिलास इस कैविटी में डालें तो उस गिलास में 3 जूल एनर्जी भर जाएगी। यानी एनर्जी डेंसिटी हमें यह बताती है कि एनर्जी किसी वॉल्यूम में कितनी डेंसली पैक्ड है। आइए अब आखिरकार हम अपनी एक्चुअल डेरिवेशन शुरू करते हैं। हम एनर्जी डेंसिटी ऐसे कैलकुलेट करेंगे। हम पहले एक ऐसा फंक्शन ढूंढेंगे जो हमें कैविटी में मोड्स की नंबर डेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ बता दे। यानी कैविटी में थर्मल इक्विलिब्रियम के वक्त किसी भी वेवलेंथ रेंज के कितने स्टैंडिंग वेव मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम पाए जाते हैं। फिर हम एक ऐसा फंक्शन ढूंढेंगे जो हमें इन स्टैंडिंग वेव मोड्स की एनर्जी बताता है, और आखिर में हम इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके नतीजे में हमें अपना u ऑफ लैम्डा मिल जाएगा, जिसको हम इस इक्वेशन में डालकर r ऑफ लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। तो आए सबसे पहले नंबर डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। हम वन डायमेंशनल केस कंसिडर करते हैं क्योंकि इस केस को समझना ज़्यादा आसान है। इमेजिन करें कि हमारी कैविटी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और उसकी एक दीवार से यूं एक वेव निकल रही है जिसको दूसरी दीवार एब्जॉर्ब कर रही है। इसी तरह लेफ्ट वॉल से एक और वेव एमिट हो रही होगी जो राइट वॉल एब्जॉर्ब कर रही है। क्योंकि वेव्स सुपरपोज करती हैं, ये दोनों वेव्स ऐड अप होकर ये वाली वेव बनाएंगी। यही रिजल्टेंट वेव स्टैंडिंग वेव कहलाती है, और इस नाम की सेंस भी बनती है क्योंकि ये वेव किसी डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रही। थोड़ी देर के लिए इन एनिमेशंस को एंजॉय करें। जैसा कि एनिमेशन से जाहिर हो रहा है, स्टैंडिंग वेव्स कई मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की हो सकती हैं, लेकिन गौर करें कि हम वेवलेंथ्स को ख़ास इंटरवल्स में चेंज कर रहे हैं। यानी हम काफ़ी सारी वेवलेंथ्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? दरअसल स्टैंडिंग वेव्स पर कुछ ख़ास पॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल मूव नहीं करते। इन पॉइंट्स को स्टैंडिंग वेव्स के नोड्स कहते हैं। स्टैंडिंग वेव्स को बरकरार रखने के लिए उनके दो नोड्स का कैविटी की वॉल्स के ऊपर होना ज़रूरी होता है। ये कंडीशन मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इक्वेशंस से आती है, जिनसे अभी हमें गर्ज नहीं। लेकिन इस कंडीशन को यूज़ करके हम स्टैंडिंग वेव्स की पॉसिबल वेवलेंथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इमेजिन करें कि हमारी कैविटी का डायमीटर L है। क्योंकि ये नोड्स हर हाफ वेवलेंथ के इंटरवल पर पड़े होते हैं, तो ये ज़रूरी है कि L इन हाफ वेवलेंथ्स का इंटीजर मल्टीपल हो। इस फैक्ट को हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिखते हैं, यानी L या लैम्डा बाय 2 जितना होना चाहिए, या इसका डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल एंड सो ऑन। जो वेवलेंथ्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, उन्हीं वेवलेंथ्स की स्टैंडिंग वेव्स हमारी कैविटी में बाकी रह सकती हैं। गौर करें, इस इक्वेशन में n हमें मोड का नंबर ही काउंट करके दे रहा है। अब जिस तरह 3D में हम नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे थे, वन डायमेंशन के केस में हम नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट लेंथ की बात कर सकते हैं। और अगर हम दोनों साइड्स को लैम्डा से डिवाइड करें तो हमें वन डायमेंशन के लिए नंबर डेंसिटी फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन जिस डब्बे का हम स्पेक्ट्रम डिराइव कर रहे हैं वो 2 डायमेंशनल भी नहीं बल्कि 3 डायमेंशनल है। इसे बस सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 2D में बनाया है। 3 डायमेंशनल केस में नंबर डेंसिटी फंक्शन की डेरिवेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन एसेंस वही है, बाउंड्रीज पर वेव ज़ीरो हो जाती हैं, और इस फैक्ट को इस्तेमाल करके हम मोड्स का नंबर गिनते हैं। नंबर डेंसिटी फंक्शन को अमूमन इस तरह डी लैम्डा के साथ लिखा जाता है, और ये डी लैम्डा सिर्फ ये जाहिर कर रहे हैं कि ये क्वांटिटी पर यूनिट वेवलेंथ है।
यानी हमें मोड्स कैलकुलेट करने के लिए वेवलेंथ रेंज स्पेसिफाई करनी होगी और फिर उस रेंज के ऊपर फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा। हमने नंबर डेंसिटी फंक्शन तो निकाल लिया, मतलब डेरिवेशन का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब इन मोड्स की एनर्जी का फंक्शन निकालते हैं। इस कैलकुलेशन के लिए हम ये बात इस्टेब्लिश करेंगे कि हमारी कैविटी में मौजूद हर एक मोड एक और सिस्टम के इक्विवेलेंट है, एक ऐसा सिस्टम जिसे फिजिसिस्ट्स बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इस सिस्टम को मैंने और आपने पिछले एपिसोड में देखा था, हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर आप हैरान हो रहे हैं कि यह हार्मोनिक ऑसिलेटर कहाँ से टपक पड़ा, तो इसकी आदत डाल लें। ऐसी बड़ी बड़ी डेरिवेशंस में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब इससे पहले कि हम अपने स्टैंडिंग वेव मोड्स और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के दरमियान ये इक्विवेलेंस इस्टेब्लिश करें, हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी को समझना होगा ताकि हम उसके ज़रिए एक स्टैंडिंग वेव मोड की एनर्जी को समझ सकें। आपने शायद ये सुना होगा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में दो तरह की एनर्जीज होती हैं, जिन्हें हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बुलाते हैं। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो इस स्प्रिंग में इसकी हरकत, मतलब इसके मोशन की वजह से मौजूद है, और पोटेंशियल एनर्जी वो जो इसमें स्प्रिंग के दबाव या खिंचाव की वजह से मौजूद है। ये दोनों चीज़ें फार्मूलाज को देखकर भी बताई जा सकती हैं। पोटेंशियल एनर्जी में एक्स स्क्वायर्ड वाली टर्म ये जाहिर करती है कि मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बढ़ने के नतीजे में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी स्क्वायर्ड या रफ्तार स्क्वायर्ड वाली टर्म ये जाहिर करती है कि जैसे जैसे ऑसिलेटर की स्पीड बढ़ेगी वैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी भी। हार्मोनिक ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी E इन दो एनर्जीज़ का सम है, और ये इन दोनों एनर्जीज़ को एक दूसरे में तब्दील करता रहता है। आइए इस बात को समझने के लिए हम इन तीनों वैल्यूज़ को ट्रैक करते हैं। जब हम शुरू में डब्बे को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो हम उसे एनर्जी देते हैं, जो शुरू में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है क्योंकि ऑसिलेटर की कोई स्पीड नहीं है और उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। लेकिन हम जैसे ही डब्बे को छोड़ते हैं, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाती है। जब डब्बा दोबारा मीन पोजीशन पर पहुंचता है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, यानी इस पॉइंट पर उसकी सारी एनर्जी काइनेटिक है। लेकिन जब यह डब्बा दूसरे एक्सट्रीम पर जाने लगता है तो स्पीड दोबारा स्लो होने लग जाती है और काइनेटिक एनर्जी दोबारा पोटेंशियल में तब्दील होती है। अब अगर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया जाए तो ये प्रोसेस हमेशा के लिए चलता रहेगा। लेकिन अगर हमने इस डब्बे को शुरू में थोड़ी डिस्प्लेसमेंट दी होती तो इसकी टोटल एनर्जी थोड़ी होती, मगर ये फिर भी एनर्जी को उसी तरह इन दो फॉर्म्स में एक्सचेंज करता रहता। एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें आगे काम आएगी वो ये है कि इस सिस्टम में वक्त के साथ जो दो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, यानी सिस्टम की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी, इन्हें अमूमन सिस्टम की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी को समझ लिया, अब हम वापस अपनी डेरिवेशन पर आते हैं। इमेजिन करें कि हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं। यहाँ मैंने 14 बनाए हैं, लेकिन आप इमेजिन करें कि ये अरबों में हैं। इस पूरी कलेक्शन को हम अपना सिस्टम मान लेते हैं, और ये सिस्टम अपनी इन्वायरमेंट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी दोनों का टेम्परेचर बराबर है। हम इस टेम्परेचर को T कह देते हैं। क्योंकि ये टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है, यानी इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू है, इस टेम्परेचर की वजह से हमारे सिस्टम में कोई एनर्जी मौजूद है, और इस एनर्जी की वजह से हमारे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स ऑसिलेट कर रहे हैं। ऐसे सिस्टम के बारे में हम कई सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, इस सिस्टम में हर छोटे हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी क्या है? हम इस सवाल का जवाब देने के लिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के एक मशहूर रिजल्ट इक्विपार्टीशन थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। इक्विपार्टीशन थ्योरम ये कहता है कि हम हर इंडिविजुअल ऑसिलेटर की एनर्जी की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऐसे अरबों ऑसिलेटर्स हैं, हम हर ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी की बात कर सकते हैं। इक्विपार्टीशन थ्योरम के मुताबिक हर छोटे सिस्टम की एनर्जी में जितनी क्वाड्रेटिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, उसकी एवरेज एनर्जी में उतनी मर्तबा हाफ केवीटी एनर्जी ऐड होगी।
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब तो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझ लिया था। क्वाड्रेटिक का मतलब ऐसी टर्म है जिसको स्क्वायर किया जा रहा हो। तो अगर हम अपने हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी को दोबारा देखें तो इसमें दो क्वाड्रेटिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। पोटेंशियल एनर्जी में मौजूद डिस्प्लेसमेंट मतलब x जिसे स्क्वायर किया जा रहा है, और काइनेटिक एनर्जी में मौजूद वेलोसिटी मतलब v जिसे स्क्वायर किया जा रहा है। इक्विपार्टीशन थ्योरम कहता है कि ये दो क्वाड्रेटिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंडिविजुअली हाफ केबीटी के बराबर एनर्जी कंट्रीब्यूट करेंगी, और इन दोनों को ऐड करके हमें एक छोटे हार्मोनिक ऑसिलेटर की इस टेम्परेचर पर एवरेज एनर्जी मिल जाएगी, मतलब केबीटी। इस एक्सप्रेशन में टी तो हमारे सिस्टम और उसकी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। के बी एक कांस्टेंट है जिसे लुडविग बोल्ट्जमैन के नाम पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। ये कांस्टेंट किसी सिस्टम के टेम्परेचर को उसकी एनर्जी के साथ रिलेट करता है। लेकिन ये सारा करतब करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमें तो स्टैंडिंग वेव्स की एनर्जी चाहिए थी। अब मैं आपको जादू करके दिखाता हूँ। इमेजिन करें कि हमारा सिस्टम बेशुमार ऑसिलेटर्स के बजाय बेशुमार स्टैंडिंग वेव से बना है, और अब ये स्टैंडिंग वेव्स टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड एनर्जी की वजह से लहरा रही हैं। हम दोबारा वही सवाल पूछते हैं, हर इंडिविजुअल स्टैंडिंग वेव की एनर्जी क्या है? और फिर हम दोबारा वही आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं कि अगरचे हर इंडिविजुअल स्टैंडिंग वेव की एनर्जी कैलकुलेट करना नामुमकिन है, हम इक्विपार्टीशन थ्योरम के जरिए हर स्टैंडिंग वेव की एवरेज एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक स्टैंडिंग वेव की एनर्जी का फॉर्मूला ये है। यहाँ ब्लू कलर वाला ई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन कलर वाला बी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। ये स्टैंडिंग वेव्स के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक्स और वी हमारे हार्मोनिक ऑसिलेटर के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे। लेकिन हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले सिस्टम की तरह यहाँ भी इक्विपार्टीशन थ्योरम को इस बात से गर्ज नहीं कि हर स्टैंडिंग वेव के लिए इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज़ क्या हैं। बस ये मैटर करता है कि इस फार्मूला में क्वाड्रेटिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हैं। और हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह यहाँ पर भी दो क्वाड्रेटिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैं जो इंडिविजुअली हाफ केवीटी के बराबर एनर्जी कंट्रीब्यूट करती हैं। तो आखिर में हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला रिजल्ट ही आता है, यानी इक्विपार्टीशन थ्योरम के लिहाज से ये दोनों सिस्टम्स इक्विवेलेंट हैं। मुबारक हो, हमें अपने एनर्जी डेंसिटी फंक्शन के दोनों हिस्से मिल गए। आइए इन फंक्शंस की जगह इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर अपने u ऑफ लैम्डा को उस रिलेशन में डालते हैं जो एनर्जी डेंसिटी और स्पेक्ट्रल रेडियंस को रिलेट करता है। ये है हमारे स्पेक्ट्रल रेडियंस फंक्शन की फाइनल फॉर्म। इसको लॉर्ड रेली और जेम्स जीन्स के नामों पर रेली जीन्स लॉ भी बुलाया जाता है। आइए रेली जीन्स फंक्शन को प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि ये हमें हमारी ब्लैक बॉडी से निकलने वाली एनर्जी के बारे में क्या बताता है। हम पहले टेम्परेचर को 298 केल्विन पर फिक्स कर देते हैं और प्लॉट बनाते हैं। क्योंकि फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में लैम्डा टू द पावर 4 है, जैसे जैसे हम वेवलेंथ रिड्यूस करते हैं स्पेक्ट्रल रेडियंस की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अब आएँ अपने इस फंक्शन को एक ऐसे प्लॉट से कंपेयर करते हैं जो इसी तरह की परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स करके मेजर किया गया है। आई थिंक आपको ये नोटिस करने के लिए किसी साइंसदान की ज़रूरत नहीं कि हमारा प्लॉट एक्सपेरिमेंट के साथ अग्री नहीं करता। ये दोनों प्लॉट्स एक दूसरे से बहुत ऑफ हैं। इनफैक्ट हमें अपने रिजल्ट को इस एक्सपेरिमेंटल प्लॉट से कंपेयर करने की ज़रूरत थी ही नहीं। अगर हम हर पॉसिबल वेवलेंथ के लिए इस फंक्शन का इंटीग्रल लें, यानी इसके नीचे सारा एरिया कैलकुलेट करें, तो ये एरिया हमें बताएगा कि हमारी बॉडी कितनी टोटल एनर्जी रेडिएट कर रही है। नोटिस करें कि ये एरिया लेफ्ट साइड पर इन्फिनिट हो जाता है, मतलब ये फंक्शन कह रहा है कि हमारी ब्लैक बॉडी इन्फिनिट एनर्जी रेडिएट कर रही है। ऑफ कोर्स ये गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बॉडी लामहदूद एनर्जी रेडिएट करे? क्लियरली एक्सपेरिमेंटल कर्व के नीचे एरिया फाइनाइट है और ये टेम्परेचर रिड्यूस करने पर थोड़ा हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड है।
जो डेरिवेशन हमने अभी की है ये फिज़िक्स में इतनी इनफेमस है कि इसे अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रफी यानी अल्ट्रा वायलेट हादसा कहा जाता है। अल्ट्रा वायलेट इसलिए क्योंकि रेली जीन्स लॉ और एक्सपेरिमेंट के दरमियान ये डिस्क्रिपेंसी हिस्ट्री में सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट रेंज में नजर आना शुरू हुई थी। रेली जीन्स लॉ को डिराइव करते हुए हमें कई स्टेप्स से गुजरना पड़ा और हमने बहुत सारी अजम्पशंस भी की। मिसाल के तौर पर हमने अज्यूम किया कि कैविटी में सिर्फ स्टैंडिंग वेव्स बाकी रहेंगी। फिर हमने इस अजम्पशन को यूज़ करके स्टैंडिंग वेव मोड्स को गिना। हमने अज्यूम किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और हार्मोनिक ऑसिलेटर्स इक्विवेलेंट हैं, और ऐसी बहुत सारी और अजम्पशंस। क्योंकि हमारा रिजल्ट गलत है, हमने किसी जगह पर कोई फॉल्स अजम्पशन की है, यानी इस डेरिवेशन में किसी जगह पर हमने जैसा अज्यूम किया है कायनात एक्चुअली वैसे बिहेव नहीं करती। इस गलती को 1905 में मैक्स प्लैंक ने पकड़ा, लेकिन उस वक्त कोई नहीं जानता था कि इस गलती को करेक्ट करते करते हम एक ऐसी थ्योरी तक जा पहुंचेंगे जो हमारे कायनात को देखने के अंदाज को यकसर बदल देगा।